जैन बच्चों, इस समय आप लोग भावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर हम लोग ये प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन यानी लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के लेक्चर 12 को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और लेक्चर 12 में आज हम लोग अपवर्तनांक यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम शुरू करें इसके पहले हम आपको बता दें कि महामना इंस्टीट्यूट में सभी बैच प्रारंभ हो गए हैं, सभी न्यू बैच शुरू हो गए हैं। 9th 10th 11th 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस, आर्ट, कॉमर्स के सभी बैच शुरू हो गए हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी सर लोग हैं सब अपने आप में बहुत अनुभवी, बहुत इंटेलिजेंट, यानी वाराणसी की टॉप टीम है यहाँ पढ़ाने के लिए। और हर सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, सोशल, कोई भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर हर सब्जेक्ट की बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी बहुत अच्छे इंटेलिजेंट बन जाएं, बहुत बड़े विद्वान बन जाएं, तो तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन ले लीजिए। और चलिए अब हम शुरू करते हैं अपवर्तनांक के बारे में। देखिए, हम आपको जब अपवर्तन का द्वितीय नियम बता रहे थे और वहां पर जब हम आपको स्नेल का नियम बताए थे, तो स्नेल के नियम में आपको बताया गया था कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है यह एक स्थिरांक होता है और यह स्थिरांक अपवर्तनांक के बराबर होता है, यही अपवर्तनांक कहलाता है। और अपवर्तनांक को हम n से प्रदर्शित करते हैं। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, जब प्रकाश की किरण, ध्यान देना है आपको, जब प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाती है, या ऐसे कह लीजिए हम बतावें, जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होता है। कब? जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। उस स्थिति में अगर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है, तो उस स्थिति में अगर आपसे कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए पहले माध्यम में प्रकाश की चाल दिया हुआ है और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल आपको दिया हुआ है, v1 और v2 की वैल्यू आपको दी गई है, तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना होगा तो हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। और इसका ठीक उल्टा अगर हम देखें, अगर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही है तो अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का होता है। ये आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे। N21 का मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक और N12 का मतलब दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और ये जो होता है, अगर हम देखें दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 और पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, तो ये N12 = v2 अपान v1 होता है। अब इसके बाद अगर आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करना है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक कैसे ज्ञात करते हैं? तो अगर, जैसा कि आप जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात अथवा वायु में
प्रकाश की जो चाल होती है उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं, और c की वैल्यू यानी प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है निर्वात में प्रकाश की चाल या वायु में प्रकाश की चाल। तो देखें, वायु अथवा निर्वात में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, वायु में प्रकाश की चाल तथा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है, यही माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। माध्यम का अपवर्तनांक हम चाहें तो यम लिख सकते हैं। यन का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और यम का मतलब मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम यानी माध्यम का अपवर्तनांक। तो नॉर्मली इसी फार्मूले का यूज हम लोग ज़्यादा करते हैं, और इस साल ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, यही बहुविकल्पी प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि N21 की वैल्यू होगी और 4 विकल्प दिया था। तो इसको आप अच्छी तरह से देखिएगा, इस साल का पेपर उठा के देखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहेंगे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक होगा, तो इसको हम N21 से प्रदर्शित करेंगे और इसकी वैल्यू V1/V2 होती है। और अगर प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जा रही हो, तो दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक होता है, जिसको N12 से प्रदर्शित करते हैं, और इसकी वैल्यू V2/V1 होती है। इस फार्मूले को भी आप याद रखे रहिएगा, क्योंकि इसी फार्मूले की ज़रूरत हम लोगों को बहुत ज़्यादा पड़ेगी। एक बात हम आपको बता दें कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसका घनत्व भी कम होता है। ध्यान, ये टेक्निकल पॉइंट है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसका घनत्व भी कम होता है, और जिसका घनत्व कम होता है उसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। तो ये याद रखे रहिए, वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, इसलिए वायु का जो घनत्व होता है वो सबसे कम होता है, और इसीलिए वायु में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। और अगर हम देखें तो हीरा का अपवर्तनांक, हीरा डायमंड, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है वह सबसे अधिक होता है। यह 2.42 के अधिक होता है, याद रखे रहिएगा। हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए हीरे का घनत्व सबसे अधिक होता है, और हीरे का घनत्व सबसे अधिक होने की वजह से हीरा के अंदर प्रकाश जा ही नहीं पाता है, यानी हीरा से प्रकाश का अपवर्तन बहुत ज़्यादा होता है, और यही कारण है कि हीरा हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसको ध्यान में रखे रहिएगा। हीरा चमकता हुआ दिखाई इसलिए देता है, लोग कहते हैं ना कि हीरा रख देने पर कमरे में जो है वो प्रकाश आ जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। होता यह है कि जब हीरे के ऊपर आप टार्च जलाते हैं ना, तो टार्च जलाने के बाद उससे इतना तेजी से अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, उसका घनत्व सबसे अधिक होता है, यानी उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए उससे अपवर्तन इतना तेज होता है कि निकलने वाला प्रकाश तुरंत चारों तरफ फैल जाता है, और जिससे पूरे कमरे में प्रकाश हो जाता है। तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो ये आज आप लोगों ने देखा प्रकाश का अपवर्तन। अब इसके बाद हम आपको गोलीय लेंसों के बारे में भी बताएंगे, और गोलीय लेंस के बारे में हम आपको बताएं, इसके पहले हम आपको ये बता दें कि गोलीय लेंसों का निर्माण होता कैसे है। तो गोलीय लेंसों का निर्माण करने के लिए देखें, अगर हम कांच का एक ठोस गोला ले लें, समझ लीजिए, अगर कांच का ठोस गोला ले लिया जाए
और यहाँ पर कांच का एक दूसरा ठोस गोला ले लें। इतना भाग जो है, कांच का इतना भाग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप का मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ा है। तो अगर इस भाग को हम खत्म कर दें तो खत्म करने के बाद हमें लेंस का निर्माण हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर कांच का एक ठोस गोला ये है और दूसरा ठोस गोला ये है, इसका जो बीच वाला भाग है, इस बीच वाले भाग में अगर हम कांच भर दें, बीच वाले भाग में कांच भर दें और फिर शेष जितने भाग हैं उनको हटा दें, तो यहाँ भी लेंस बन करके तैयार हो जाता है। तो लेंस बनाया जाता है ऐसे ही। अब इसके बाद अब तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें अब प्रोग्रेसिव लेंस बनता है। प्रोग्रेसिव लेंस ऐसा लेंस होता है जिसकी फोकस दूरी अपने आप चेंज हो जाती है। अब उसका जैसे आप देखे होंगे कि कुछ लोगों के चश्मे में दो लेंस होते हैं, एक नीचे की तरफ होता है, एक ऊपर की तरफ होता है। नीचे वाला उत्तल लेंस होता है, ऊपर की तरफ अवतल लेंस होता है। कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ना उनको नज़दीक की चीज़ दिखाई देती है ना दूर की चीज़ दिखाई देती है। तो करते क्या हैं कि वो कभी आँख को ऊपर वाले में कर देते हैं, कभी आँख को नीचे वाले में करके उसको देख लेते हैं। लेकिन अब जो है प्रोग्रेसिव लेंस बन रहा है। प्रोग्रेसिव लेंस का मतलब वो लेंस ऐसा होता है जिसकी फोकस दूरी अपने आप बढ़ती घटती है। अगर दूर की चीज़ देखेंगे तो उसकी फोकस दूरी तुरंत बढ़ जाएगी, नज़दीक की चीज़ देखेंगे तो उसकी फोकस दूरी तुरंत घट जाएगी। इस स्थिति में अब आपको अलग अलग लेंस बनवाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। तो हम बात कर रहे हैं गोलीय लेंस की। तो देखिए ये लेंस जो बना था गोले से ही बना था, दो गोला था, दो गोले का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था ये लेंस बना था, ये भी लेंस वैसे ही बना था। तो वह लेंस जिसका अपवर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, वह लेंस जिसका अपवर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है उसे गोलीय लेंस कहते हैं। और यह गोलीय लेंस दो प्रकार का होता है। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस जिसको हम कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, और दूसरा जो लेंस होता है वो होता है अवतल लेंस जिसे हम कॉनकेव लेंस कहते हैं। कॉनकेव लेंस। तो उत्तल लेंस क्या है? वह लेंस जो किनारे पर पतला और बीच में मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जो किनारे पर चौड़ा और बीच में पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अब उत्तल लेंस कितने प्रकार का होता है, अवतल लेंस कितने प्रकार का होता है, इन गोलीय लेंसों से संबंधित परिभाषाओं, जिसमें गोलीय लेंस की वक्रता त्रिज्याएं, फिर प्रकाशिक केंद्र और फिर वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, इससे संबंधित ढेर सारी परिभाषाएं पढ़नी हैं। लेकिन इन परिभाषाओं को हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 13 में। फिलहाल आज जितनी चीजें बताई गई हैं ये सारी बातें आपको समझ में आ गई है ना? यस सर। और हमें उम्मीद है कि आपको भी समझ में आ गया होगा। लेकिन केवल वीडियो देखने से काम नहीं बनेगा। अगर आप बढ़िया आपके पास नोट नहीं रहेगा तो बढ़िया नंबर आपको नहीं मिलेगा बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर बोर्ड के एग्जाम में बढ़िया नंबर चाहते हैं तो बढ़िया नोट की ज़रूरत होगी। और बढ़िया नोट कहाँ मिलेगा? केवल महामना इंस्टीट्यूट में मिलेगा, क्योंकि हमारे बच्चे सबसे अच्छे। हाँ, इसको आप ध्यान में रखे रहिएगा। वीडियो को आप लाइक भी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। और मैं फिर से कह रहा हूं, तत्काल महामना इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लीजिए और वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट वेलकम।